हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। तो आज हम इससे पहले वाली वीडियो में जिबरलिंस हार्मोन जो कि प्लांट हार्मोन होता है उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी बायोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स किसके, जिबरलिंस के। ठीक है, क्या मतलब कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो सब इसमें जो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जिबरलिंस में, उसमें आ जाता है आपका स्टेम एलांगेशन, देन सेकंड वाला फ्लावरिंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद आ जाता है आपका सीड जर्मिनेशन, देन उसके बाद आ जाता है फ्रूट सेट। ठीक है ना, इन हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम स्टेम इलांगेशन वाला शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। जो ऑक्सीजन वाले में पढ़ा था उसके फंक्शंस में पढ़ा था हमने कौन से वाला, उसमें सेल इलांगेशन पढ़ा था, सेल डिफरेंशिएशन, रूटिंग एपिकल डोमिनेशन, फ्रूट सेट, ट्रॉपिकल रिस्पॉन्सेज, ये ऑक्सीजन के पढ़े थे। आज हम ये जिबरलिंस के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, स्टेम इलांगेशन, फ्लावरिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन, फलां फलां। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं स्टेम इलांगेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सोजीनस जिबरलिन प्रोमोट्स इंटरनोडल इलांगेशन इन जनरली ड्वार्फ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, जो एक्सोजेनसली जिबरलिंस हम जो देते हैं, ठीक है ना, बाहर से, तो उससे क्या होता है वो इंटरनोडल इलांगेशन जो है वो प्रमोट करता है कि नोड्स, दो नोड्स के दरमियान में जो इलांगेशन है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, हाँ, किन में, ड्वार्फ प्लांट में, क्योंकि ड्वार्फ में कम होता है ना इंटरनोडल एरिया, तो इसमें इंटरनोडल एरिया इलांगेट करता है, बड़ा करता है। कौन, ये एक्सोजेनस जिबरलिन। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट स्पीसीज में। एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजीनस जिबरलिन्स टू ड्वार्फ म्यूटेंट रिस्टोर्स अ नॉर्मल टाल फिनोटाइप। जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनमें जब एक्सोजीनस जिबरलिन देते हैं तब उनकी जो है ड्वार्फ म्यूटेंट जो है उसकी नॉर्मल टाल फिनोटाइप आ जाती है, लंबा हो जाता है प्लांट। ठीक है ना, जिबरलिन promotes internodal elongation by targeting the intercalary meristem and causes increase in both cell elongation and cell division। जिबरलिन्स जो है इंटरनोडल इलांगेशन को प्रमोट करता है। कैसे कि इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होता है उसको टारगेट करता है। ठीक है ना, उसको स्टिमुलेट करता है और उससे जो है हाँ, तो फिर जो है सेल की इलांगेशन भी होती है और सेल की डिवीजन भी होती है और इस तरीके से इंटरनोडल इलांगेशन होती है। ठीक है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टम को टारगेट करता है ये जिबरलिन्स। इलांगेशन ऑफ स्टेम्स इन रोसेट प्लांट्स, रोसेट प्लांट हो गए जैसे स्पिनच हो गया है, कैबेज हो गया, स्पिनच, कैबेज, ये क्या हैं, ये हैं रोसेट प्लांट्स। ठीक है ना, तो ऐसे रोसेट प्लांट में जो स्टेम की इलांगेशंस है, ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन्स आल्सो सपोर्ट्स इट्स रोल इन स्टेम इलांगेशन। मतलब कि हम कह सकते हैं इलांगेशन ऑफ स्टेम्स इन रोसेट प्लांट्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन्स आल्सो सपोर्ट्स इट्स रोल इन स्टेम इलांगेशन। कि जो रोसेट प्लांट में हम स्टेम की इलांगेशन करते हैं जिबरलिन्स डालने के बाद, ठीक है ना, तो उससे मतलब कि यही पता चलता है कि स्टेम इलांगेशन में इसका जो रोल है, ठीक है, जिबरलिन्स का। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ जिबरलिन्स ऑन स्टेम इलांगेशन इज़ वेरी ड्रामेटिक। ठीक है, बहुत ड्रामेटिक टाइप का इफेक्ट पड़ता है जिबरलिन्स का स्टेम इलांगेशन पे। ठीक है, GA1 इज़ द बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरलिन्स कंट्रोलिंग स्टेम इलांगेशन। GA1 जो है ये बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरलिन है जो कि स्टेम इलांगेशन को कंट्रोल करता है। कौन, GA1 बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरलिन जो कि स्टेम इलांगेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, द प्रिकर्सर ऑफ GA1, ठीक है, GA1 क्या है, ये कार्बन 19 जिबरलिन है। ठीक है, ये पूछे अगर कोई GA1 क्या है, ये कार्बन 20 वाला, ये कार्बन 19 वाला, ये कार्बन 19 वाला GA1। तो GA1 का जो प्रिकर्सर है हायर प्लांट्स में वो है GA20। ठीक है, GA20, ठीक है, GA20 ये इसका नाम है। इसकी ये मतलब नहीं है कि इसमें कार्बन 20 है, कार्बन एटम इसमें भी 19 है। ठीक है, GA20 में। तो GA1 का जो हायर प्लांट में प्रिकर्सर है GA20। ठीक है, enzyme GA3 oxidase which function as 3 beta hydroxylase catalyzes the conversion of GA20 to GA1 by hydroxylation of carbon 3। कि एक एंजाइम होता है GA3 ऑक्सीडेज। ठीक है, ये काम करता है बतौर 3 बीटा हाइड्रोक्सीलेज, 3 बीटा हाइड्रोक्सीलेज की शक्ल में काम करता है ये GA3 ऑक्सीडेज, और ये कैटालाइज कर देता है कि GA20 को GA1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसकी कन्वर्शन में कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है ना,
और ये क्या करवाएगा, हाइड्रॉक्सिलेशन करवाएगा कार्बन 3 की, ठीक है, ये एंजाइम। हैंस लैक ऑफ एंजाइम Ga3 ऑक्सीडेज काजेज डिवार्फिज्म इन प्लांट। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर ये एंजाइम Ga3 ऑक्सीडेज नहीं है तो तब प्लांट्स में डिवार्फिज्म आ जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यही एंजाइम Ga3 ऑक्सीडेज नहीं है प्लांट्स में तो ये डिवार्फिज्म प्लांट्स में काज कर सकता है। क्यों? क्योंकि Ga3 क्या करता है, एक Ga20 को Ga1 में कन्वर्ट कर देता है और Ga1 ही ऐसा बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरलिंस है जो कि स्टेम इलांगेशन में को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इतना हो गया ये। हाँ, वन ऑफ द dwarf variety of garden pea which was studied by Gregor Mendel arises due to mutation in the gene encoding enzyme Ga3 oxidase। जो गार्डन पी था, ठीक है, जो कि ग्रीगर मेंटल ने यूज़ करा था, ठीक है, उसमें हाँ उसकी एक ड्वार्फ वैरायटी में जो ड्वार्फ वैरायटी निकली। कैसे निकली? क्योंकि उस जीन में म्यूटेशन हो गई थी जो जीन Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम को इनकोड कर रही थी। इसलिए जो Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम वाली जीन ख़राब हो जाए या एंजाइम की कमी हो जाए तो प्लांट ड्वार्फ होगा, ठीक है। द म्यूटेंट अलील इज़ नोन एज स्मॉल le म्यूटेंट अलील है किसकी? उसी जीन की जो कि इस एंजाइम Ga3 ऑक्सीडेज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एंड द वाइल्ड टाइप अलील विच कन्फर्स ऑल फिनोटाइप इज टर्म्ड विच कन्फर्स टॉल फिनोटाइप इज कैपिटल L स्मॉल e, ठीक है ना। कैपिटल L स्मॉल e टॉल फिनोटाइप के लिए वो अलील है और स्मॉल l और स्मॉल e जो है ड्वार्फ म्यूटेंट अलील है जो कि ड्वार्फ प्लांट बनाती है, ठीक है। एन एक्टिव Ga3 ऑक्सीडेज इनकोडेड बाय कैपिटल Le मीन्स डोमिनेंट वन एंड दस कैन कन्वर्ट Ga20 टू Ga1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम है जिसको डोमिनेंट Le जीन जो है इनकोड करती है, ठीक है, और यही जो Ga3 ऑक्सीडेज है ये Ga20 को Ga1 में कन्वर्ट करेगा और यही Ga1 है बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरलिन जो कि स्टेम इलांगेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पहला हो गया स्टेम इलांगेशन में क्या क्या रोल है, ठीक है। Ga3 का इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। उसके बाद आ गया दूसरा पॉइंट है जिबरलिन्स का फ्लावरिंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अ रोल ऑफ जिबरलिन्स इन फ्लावर इंडक्शन इज इन रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन लॉन्ग डे एंड बाइएनियल स्पीसीज, ठीक है, कि जिबरलिन्स का रोल जो है फ्लावर इंडक्शन में रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स मतलब जो प्रॉपर रिप्रोडक्शन कर पाएँ, ठीक है ना, उनमें जो फ्लावर की इंडक्शन होती है उसमें जिबरलिन्स का रोल जो है वो लॉन्ग डे और बाइएनियल स्पीसीज़ में पाया गया कि लॉन्ग डे प्लांट्स और बाइएनियल स्पीसीज़ में जिबरलिन्स का रोल बड़ा है किसमें? फ्लावर इंडक्ट करवाने में, फ्लावर इंसेशन में, रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स में, ठीक है ना। इन हायर प्लांट्स फ्लावरिंग इन नॉन इंडक्टिव कंडीशंस कैन बी अचीव्ड बाय द एप्लीकेशंस ऑफ जिबरलिन्स, ठीक है। तो इन प्लांट में क्या था कि जो नॉन इंडक्टिव कंडीशंस में जो फ्लावरिंग होती है, ठीक है, तो वो कैसे करवाते हैं? वो जो है जिबरलिन प्रोवाइड करते हैं, जिबरलिन की एप्लीकेशन से वो वहाँ पे इंडक्शन हो जाती है, ठीक है, फ्लावरिंग की। रोसेट प्लांट्स जिनमें स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है ना, जनरली डू नॉट फ्लावर इन दी रोसेट फार्म। जो रोसेट प्लांट्स हैं जिनमें स्पिनच और कैबेज है ये ज़्यादातर जो है रोसेट फार्म में फ्लावरिंग नहीं होती है इनमें, ठीक है ना। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग दीज प्लांट्स शो एक्सटेंसिव इंटरनोड इलांगेशन आ फेनामिनन नोन एज बोल्टिंग, ठीक है। रोसेट प्लांट्स जैसे स्पिनच, कैबेज, इनमें जो है रोसेट फार्म में फ्लावर नहीं लगता, ठीक है ना। फ्लावरिंग से पहले इन प्लांट्स में बहुत एक्सटेंसिव इंटरनोड इलांगेशन होती है, एक फेनामिना होता है जिसमें बोल्टिंग, जिसको बोल्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बोल्टिंग होगी तो तब फ्लावरिंग होगी, ठीक है। इसमें इंटरनोड इलांगेशन होती है बोल्टिंग में, ठीक है ना। बोल्टिंग इज नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय एन एनवायरमेंटल सिग्नल आइदर फोटो पीरियड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड, ठीक है। बोल्टिंग यह तो नॉर्मली जो है नॉर्मली इन्वायरमेंटल सिग्नल से जो है ट्रिगर होती है बोल्टिंग,
या फास्ट फोटो पीरियड या कॉम्बिनेशन फोटो पीरियड का और लो टेम्परेचर का, इन दोनों के मिलने की वजह से बोल्टिंग होती है। या तो सिंपल इन्वायरमेंटल सिग्नल तो ट्रिगर करता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ या तो फोटो पीरियड अकेला या फोटो पीरियड और लो टेम्परेचर मिल के जो है बोल्टिंग इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो रोसेट प्लांट्स कैन बी इंड्यूस टू बोल्ट बाई एन एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। ये जो रोसेट प्लांट्स हैं इनमें बोल्टिंग करवाई जा सकती है। कैसे? अगर एक्सोजीनस तौर तरीके से हम इसको जिबरलिन्स देंगे, बाहर से जिबरलिन्स देंगे तो इनमें बोल्टिंग हो जाएगी, इंटरनोड इलांगेट हो जाएगा इनमें इन रोसेट प्लांट्स में, कैबेज और उसमें, ठीक है, कैबेज और स्पिनच में। बोथ इन्वॉल्व जिबरलिन्स डिपेंडेंट सेल डिवीजन एंड इलांगेशन एंड हैज़ बीन डायरेक्टली कोरिलेटेड विद इंक्रीज जिबरलिन इन द शूट अपेक्स, ठीक है। बोल्टिंग्स जो है इसमें क्या होता है? बोल्टिंग में होता है जिबरलिन डिपेंडेंट सेल डिवीजन और इलांगेशन। सेल की डिवीजन और इलांगेशन होती है बोल्टिंग में, लेकिन जिबरलिन पे डिपेंड करता है, जिबरलिन की वजह से होती है। एंड हैज़ बीन कोरिलेटेड विद द इंक्रीज जिबरलिन इन द शूट अपेक्स। और ये पाया गया है कि उस टाइम शूट अपेक्स में जिबरलिन्स बढ़ता है जब ये हो रही होती है बोल्टिंग, ठीक है। Gibberellin can substitute for the long day or cold requirements for flowering in many plants। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लॉन्ग डे फोटो पीरियड हो तभी फ्लावरिंग करेंगे, या उनको कोल्ड कंडीशंस हो तभी फ्लावर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशंस को, इस रिक्वायरमेंट को सब्सटीट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है कौन? जिबरलिन्स। मतलब कि जिबरलिन्स की लॉन्ग डे फोटो पीरियड की और कोल्ड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है, ये खुद जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है जिबरलिन, ठीक है। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन अ फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन। जिबरलिन का एक फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कौन सा सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वगैरह बना, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है इसका जिबरलिन्स का एक अहम रोल है, ठीक है। In dicots such as cucumber and spinach, application of gibberellins promote the formation of staminate flowers। कुछ डाइकॉट प्लांट्स होते हैं जैसे cucumber, खीरा वगैरह और स्पिनच, इनमें जब अगर जिबरलिन्स देंगे तो उससे स्टेमिनेट फ्लावर्स बनेंगे, ठीक है ना। ये जो एंड्रोशियम वाले मेल वाले, ठीक है ना, स्टेमिनेट फ्लावर बनेंगे जिबरलिन की एप्लीकेशन की वजह से। ऑन द अदर हैंड इन मेज इट सप्रेसिस दिस स्टैमिन डेवलपमेंट। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जो मेज़ प्लांट होता है, ठीक है ना, मक्की, इसमें अगर जिबरलिन्स देंगे तो वो स्टैमिन को ही डेवलपमेंट को रोक देगा। मतलब कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग काम। ककम्बर और स्पिनच और ऐसे वाले डाइकाट्स में क्या करेगा? ये स्टैमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मेज़ में देंगे तो वहाँ पे क्या करेगा? स्टैमिन की डेवलपमेंट ही रोक देगा जिबरलिन, ठीक है। इसलिए बड़ा यूनिक है। तो ये हमने पढ़ा फ्लावरिंग और सेक्स डिटर्मिनेशन जो रोल है जिबरलिन्स का, उसमें ये चीज़ें हमने कवर करी हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे, इसका जो फिजियोलॉजिकल फैक्ट है जिबरलिन का, वो है सीड जर्मिनेशन। के सीड जर्मिनेशन में जिबरलिन का क्या रोल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। जिबरलिन causes seeds germination by activating vegetative growth of the embryo and mobilizing stored food reserves of the endosperm by promoting the synthesis of a variety of hydrolytic enzymes, ठीक है ना, that are involved in the solubilization of the endosperm reserve। कहने का मतलब यही हुआ कि सीड जर्मिनेशन में जिबरलिन्स का अहम रोल है। क्यों? क्योंकि जिबरलिन्स बहुत सारे ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक तो वो ये करते हैं कि जो एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व्स है उसकी मोबिलाइजेशन करते हैं वो एंजाइम्स, और दूसरा ये भी है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है एम्ब्रियो की वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ठीक है ना, ये जिबरलिन्स की वजह से ही है। तो इसलिए जिबरलिन्स का रोल सीड जर्मिनेशन में ठीक है ना। क्योंकि देखो जब एंडोस्पर्म का फूड रिजर्व मोबिलाइज होगा, हर पार्ट में जाएगा, तभी हर पार्ट की डेवलपमेंट होगी, जर्मिनेशन होगी सीड की, ठीक है ना। और हाँ, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी,
साथ ही साथ में। तो ये सारा जो है जिबरलिंस की वजह से ये सीड जर्मिनेशन होती है। जिबरलिंस का इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये हम आपको एक डायग्राम बताते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम इलस्ट्रेटिंग जिबरलिंस इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोबिलाइजिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, ठीक है। जो बार्ली होता है ना, जौ वगैरह, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम कि इस डायग्राम कैसे ये बताती है कि जिबरलिन की वजह से जो है एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो निकलते हैं और उनकी मोबिलाइजेशन होती है सीड जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है ना, बार्ली सीड में, ठीक है। तो ये हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि ये आप ये डायग्राम पहले देख लो। ये लिखा हुआ है कि भाई एम्ब्रियो, ये इधर रूट्स हैं, ठीक है ना, ये इधर एक पार्ट है स्क्यूटिलम, ठीक है, स्क्यूटिलम, ये जिबरलिक एसिड्स वगैरह जिबरलिन से हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये पार्ट है कि इसको बोलते हैं टेस्टा पेरिकार्प, ठीक है ना। ये एक लेयर है एल्यूरोन लेयर, ये बीच में स्टार्ची एंडोस्पर्म है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आ गए, ये एंडोस्पर्म सल्यूट्स है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये फोलिएज लीफ है, ये कोलिप्टाइल है टिप पे, ठीक है ना। तो इसमें ये एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। देखते हैं ये क्या है कि पॉइंट नंबर 1 कहता है जिबरलिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द एम्ब्रियो एंड रिलीज्ड इनटू द स्टार्ची एंडोस्पर्म बाय द स्क्यूटिलम, कि जिबरलिन्स जो हैं ये एम्ब्रियो में बनते हैं और स्टार्ची एंडोस्पर्म में रिलीज़ होते हैं स्क्यूटिलम के ज़रिए, ठीक है ना। यह है स्क्यूटिलम, ठीक है। तो ये जो हैं जिबरलिन्स ये एम्ब्रियो में बनते हैं और ये जो हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म, जैसे ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है ना, तो इसमें जाके ये रिलीज़ होते हैं। ये देखो जिबरलिन्स यहाँ से जा रहे हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म में, ठीक है। ये इधर एम्ब्रियो ने बनाया, ये एम्ब्रियो है, ये इधर स्टार्ची एंडोस्पर्म है, उसमें जाएंगे, ठीक है। ये बोलना चाह रही है स्क्यूटिलम के थ्रू, ये स्क्यूटिलम पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से ये स्टार्ची एंडोस्पर्म में जाएंगे। दूसरे वाला पॉइंट कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जिबरलिन्स डिफ्यूज टू द एल्यूरोन लेयर, यहाँ पे एक एल्यूरोन लेयर है स्टार्ची एंडोस्पर्म के ऊपर, ये वाले, ठीक है। फिर ये जिबरलिन्स जो हैं डिफ्यूज़ करके एल्यूरोन लेयर में चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये, उसमें क्या है कि एल्यूरोन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज एंड सेक्रेट अल्फा माइलेज एंड अदर हाइड्रोलाइसिस इनटू द एंडोस्पर्म। फिर क्या होगा कि एल्यूरोन लेयर जो है ना, इसके सेल्स क्या करेंगे, हाँ, वो इंड्यूस्ड होंगे ताकि वो बनाएं क्या, अल्फ़ा अमाइलेज इंजाइम, और फिर उसको सेक्रेट करें और कुछ दूसरे हाइड्रोलाइसिस इंजाइम किसमें, एंडोस्पर्म में, ये एंडोस्पर्म है। फिर एल्यूरोन लेयर जो ये अल्फ़ा माइलेज इंजाइम और दूसरा हाइड्रोलाइसिस इंजाइम को रिलीज़ करेगी इस एंडोस्पर्म में, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है, ये हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स आ रहे हैं ऊपर एल्यूरोन लेयर से, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि स्टार्च एंड अदर मैक्रो मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर मालिक्यूल्स। स्टार्च और दूसरे जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, स्मॉल मालिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये जब इंजाइम आते हैं ना तब ये टूटते हैं, स्टार बड़े बड़े मालिक्यूल्स छोटे बन जाते। पाँचवा पॉइंट ये वाला, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, ये जो स्क्यूटिलम में पाँचवा पॉइंट लिखा हुआ कि द एंडोस्पर्म सल्यूट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द स्क्यूटिलम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कि जो एंडोस्पर्म के सल्यूट्स हैं वो, ठीक है ना, ये एंडोस्पर्म में इसमें जो सल्यूट्स हैं ये वाले एंडोस्पर्म के सल्यूट्स, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी के बाद जो बने, ये फिर जो हैं इस स्क्यूटिलम के थ्रू एम्ब्रियो में जाएंगे, ठीक है। इनको ये स्क्यूटिलम जो है, ये पार्ट है स्क्यूटिलम, ये ऑब्जर्व करेगा और जो है ये ट्रांसपोर्ट कर देगा इस ग्रोइंग एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये वाली एक डायग्राम होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि कैसे जिबरलिन्स की वजह से जो हैं इंजाइम और कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनकी इंजाइम के कैसे रिलीज़ होते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट मोबिलाइज होते हैं सीड जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है ना। ये बेसिकली यही बताना चाहता है कि कैसे इंजाइम निकलेंगे और कैसे फूड की जो है ये ट्रांसलोकेशन करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, कैसे एम्ब्रियो तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि एम्ब्रियो ने दिए जिबरलिन्स, वो ऐसे गए जाके यहाँ पे अपने लिए खाने वाने का इंतज़ाम करा और वो खाना फिर एम्ब्रियो में पहुँच गया। तो मतलब कि यहाँ से जिबरलिन्स को भेजा एम्ब्रियो ने, ये एंडोस्पर्म वगैरह से एल्यूरोन लेयर से अपना सारा कुछ खाने पीने का सामान लेके आए और फिर एम्ब्रियो को ग़िज़ा मिल गई इंजाइम की वजह से, तो जो है उसका गुजारा हो गया। सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं।
अच्छा, आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि वन प्रिंसिपल हाइड्रोलिटिक एंजाइम अमंग दीज इज अल्फा अमाइलेज विच इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द स्क्यूटिलम एंड द एल्यूरोन लेयर एंड हाइड्रोलाइसिस स्टार्च चेन। ठीक है, एक इसमें इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जैसे मैंने ऊपर बताया था अल्फा अमाइलेज। ठीक है, कौन सा, ये वाला अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज जिसको सिंथेसाइज और सेक्रेट करता है स्क्यूटिलम और एल्यूरोन लेयर। ठीक है ना, और ये फिर करता है स्टार्च चेन को हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हाँ, फिर क्या है कि जिबरलिन्स एक्ट प्राइमरली बाय इंड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन फॉर अल्फा अमाइलेज। जिबरलिन्स एक्ट प्राइमरली, ठीक है ना, जिबरलिन्स कैसे काम करते हैं, ये जो है इस एंजाइम अल्फा अमाइलेज की एक्सप्रेशन को इंड्यूस करते हैं, अल्फा अमाइलेज बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, ट्रिगर देते हैं ताकि अल्फा अमाइलेज एंजाइम बने। कौन, जिबरलिन्स। फिर अल्फा अमाइलेज अपना काम करता है कैसे, इसको जो है स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, द स्क्यूटिलम इज़ अ स्पेशलाइज्ड अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर। एम्ब्रियो प्रॉपर का जो है ये एक स्पेशलाइज्ड अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है स्क्यूटिलम। ठीक है ना, ये खाने ये जो भी सल्यूट्स वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको ऑब्जर्व करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है ना, ऑब्जर्व करता है ये। ठीक है, एम्ब्रियो का ही एक टिश्यू है, एम्ब्रियो है ना उसी का टिश्यू है। ठीक है, एम्ब्रियो प्रॉपर का। इट्स फंक्शन इज़ टू ऑब्जॉर्ब द सॉल्युबलाइज्ड फूड रिजर्व्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड ट्रांसमिट्स दम टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है ना, इस स्क्यूटिलम का काम क्या है, ये सॉल्युबलाइज्ड फूड रिजर्व्स को एंडोस्पर्म से ऑब्जर्व करता है। ये एंडोस्पर्म से सॉल्युबलाइज्ड फूड मटेरियल सल्यूट्स वगैरह को ऑब्जर्व करा स्क्यूटिलम ने और ये एम्ब्रियो को देता है। ठीक है, हाँ, एंड ट्रांसमिट दैम टू द एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टिश्यूज़, दो टिश्यूज़ का बना होता है एंडोस्पर्म। एक होता है सेंट्रली लोकेटेड स्टार्ची एंडोस्पर्म और दूसरा होता है एल्यूरोन लेयर। ठीक है ना, एंडोस्पर्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रली लोकेटेड स्टार्ची एंडोस्पर्म, दूसरा होता है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये देखो ये है एंडोस्पर्म, इसके दो पार्ट हैं, एक है सेंट्रली लोकेटेड मतलब सेंटर में ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है और इसके बाहर है एल्यूरोन लेयर। ये जो है किसके पार्ट हैं, एंडोस्पर्म के पार्ट हैं। ठीक है ना, एल्यूरोन लेयर और स्टार्ची एंडोस्पर्म। ठीक है, ये उसके ऊपर एक लेयर होती है टेस्टा पेरिकार्प। तो हाँ, एंडोस्पर्म के दो टिश्यूज़ होते हैं, एक सेंटर में होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म और एक एल्यूरोन लेयर होता है। ठीक है ना, जो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है टिपिकली नॉन लिविंग होता है ये मैच्योरिटी में। ठीक है ना, इसमें कंसिस्ट ऑफ सेल्स फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स। इस स्टार्ची एंडोस्पर्म में वो सेल्स होते हैं जिनमें स्टार्च ग्रेन्स होता है। ठीक है ना, एल्यूरोन लेयर्स आर इनक्लोज्ड इन थिक प्राइमरी सेल वॉल्स। ठीक है, एल्यूरोन लेयर के ऊपर एक थिक प्राइमरी सेल वॉल चढ़ी होती है। ठीक है ना, एंड कंटेन लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोटीन स्टोरिंग वैक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन बॉडीज़। और इसमें एल्यूरोन लेयर में एक प्रोटीन बॉडीज़ होती हैं। ठीक है ना, प्रोटीन स्टोर करने वाले वैक्यूल्स होते हैं जिनको प्रोटीन बॉडीज़ बोलते हैं। किसमें, इस एल्यूरोन लेयर में। ठीक है, ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनको प्रोटीन बॉडीज़ बोलते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं। ठीक है ना, द सोल फंक्शन ऑफ द एल्यूरोन लेयर ऑफ द सीड्स ऑफ ग्रामिनेशियस मोनोकार्ड्स फॉर एग्जांपल बार्ली, वीट, राई, ओट्स। ठीक है ना, अपीयर्स टू बी द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो सिर्फ मेन फंक्शन अगर देखो एल्यूरोन लेयर का इन ग्रामिनेशियस मोनोकार्ड्स में, जिनमें आ गया बार्ली हो गया, वीट कनक है, राइस चावल, ओट्स वगैरह। ठीक है ना, इन ऐसे ग्रामिनेशियस मोनोकार्ड्स प्लांट में अगर एल्यूरोन लेयर का मेन फंक्शन देखो तो वो ये है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सिंथेसिस करना और उनको रिलीज़ करना। ठीक है, एल्यूरोन लेयर्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बनाएगी, रिलीज़ करेगी, तभी जाके वो स्टार्च एंडोस्पर्म की ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है ना, और फिर आगे जो है एंडोस्पर्म के सल्यूट्स जाएंगे एम्ब्रियो में। ठीक है, यह एल्यूरोन का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाना ये बताया हमने एल्यूरोन लेयर का काम। अच्छा, उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा एक और फंक्शन है बचा हुआ इसका जिबरलिन्स का, वो है फ्रूट सेट। जैसे फ्रूट सेट वाला हमने उसमें भी पढ़ा था ऑक्सिन में। ठीक है ना, ऑक्सिन में भी ये फ्रूट सेट वाला पढ़ा था, लेकिन हम ये जिबरलिन्स में भी पढ़ेंगे फ्रूट सेट। ठीक है ना, एप्लीकेशंस ऑफ जिबरलिन्स कैन काज फ्रूट सेट।
जिबरलिंस जब देंगे किसी प्लांट को और फ्रूट सेटिंग हो जाएगी उससे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट सेट बाय जिबरलिंस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन एप्पल विच इज़ मैलस सिल्वेस्ट्रिस। एप्पल होता है ना जिसको साइंटिफिकल नाम है, साइंटिफिक नेम है जिसका मैलस सिल्वेस्ट्रिस, इस प्लांट में पाया गया। अगर हम जिबरलिन प्रोवाइड करेंगे इस प्लांट को तो उसमें क्या होगा कि फ्रूट की सेटिंग होगी, फ्रूट सेट होंगे एप्पल में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसकी जिबरलिंस की चीज़ें मतलब कि इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी कंप्लीट हो गए, इसकी इंट्रोडक्शन, बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट। अब इसकी सिग्नलिंग बचती है जिबरलिंस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।